अपनी जिंदगी की रानी खुद बनो। वह पत्रकार जिसका इंटरव्यू लेने जा रही थी, उसके घर की ओर बढ़ते हुए उसके कदम कांप रहे थे। सामने वही डरावना चेहरा आने वाला था, जिसे देखते ही किसी अबोध बच्चे की चीख निकल जाए। लेकिन नौकरी की अपनी शर्तें होती हैं, जिनका पालन करना जरूरी था। जब दरवाजा खुला तो सुधा ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक मधुर सी आवाज उसके कानों में टकराई, अंदर आओ सुधा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सुधा ने डरते हुए धीरे से पलकें उठाई। उसे तसल्ली हुई कि सारा ने अपने चेहरे पर मुखौटा लगा रखा है। सोफे पर बैठकर उसने एक गिलास ठंडा पानी पिया, फिर अपना रिकॉर्ड ऑन कर इंटरव्यू लेने लगी। मैम, आपके बचपन से लेकर यहाँ तक की यात्रा। सुधा अभी भी कांप रही थी। सब बताऊंगी, तब बताऊंगी, मगर पहले तुम डरना तो बंद करो। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। जैसे जैसे सुधा उसका इंटरव्यू ले रही थी, वैसे वैसे सारा को अपना विगत याद आता गया। उसकी आंखों में न जाने कितने नीरबिंदु झिलमिला उठे, जैसे कि हर प्रश्न कोई पुराना घाव कुरेद रहा हो। फिर भी उसने खुद को संभाला और संयत स्वर में उत्तर देने लगी। एक लड़की जब जन्म लेती है, वह आम बच्चे की तरह ही होती हैं। धीरे धीरे यह समाज समझता है कि स्त्रियों के अपने कुछ सीमित नियम और दायरे होते हैं। हर लड़की का सपना होता है कि वह पढ़ लिख कर अपना एक मुकाम बनाए। मेरा भी एक सपना था, आईपीएस अधिकारी बनने का। मैंने सोते जागते उठते बैठते हर ख्वाब में खुद को वर्दी में ही देखा। मेरे माता पिता भी मेरे इस सपने में बराबर के भागीदार थे। वे मेरे लिए कानून की किताबें लाते, तरह तरह के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बताते। उन्हीं किताबों से मैंने पढ़ा कि इस देश में हर नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार है। आत्मसम्मान, आत्मसंवाद, आत्म स्वीकृति, अभिव्यक्ति और अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। बहुत देर बाद समझ आया कि जो किताबों में लिखा, उसकी हकीकत असल जिंदगी में शून्य थी। 12वीं में मैंने जिला टॉप किया था। मुझे तरह तरह के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। माँ पापा ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई। सरकार ने स्कॉलरशिप दी और नामी कॉलेजों ने एडमिशन के ऑफर। मैं स्टार जैसा फील कर रही थी। आगे का रास्ता जितना मैं आसान मान रही थी, उतना सुगम नहीं था। मैं गांव की लड़की थी। पढ़ाई के लिए शहर आकर हॉस्टल में रहने लगी थी। गांव की लड़कियां जब शहर आती हैं, तब उनकी आंखों में सिर्फ फलक होता है। रास्ते में पड़े पत्थर दिखाई नहीं देते। बस वही पत्थर उसकी जिंदगी को तहस नहस कर देते हैं। उन दिनों ग्रामीण इलाकों की लड़कियों जब 16-17 की दहलीज पर पहुंचती हैं, माता पिता को उनके विवाह की चिंता घेर लेती है। मेरे गांव वालों ने भी मेरे लिए माता पिता को कई रिश्ते सुझाए, मगर मैंने ना कर दिया। उनमें से एक लड़का मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। जब वह किसी तरह नहीं माना तो पापा ने पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत लिखवा दी। कॉलेज के 2 वर्ष गुजर गए। मेरी पढ़ाई निर्बाध रूप से चल रही थी। उन दिनों शहर में रहने वाले अजीज से मुलाकात हुई। अनजानी सी भावनाएं मन में हिलोरे लेने लगी।
मैं नहीं समझ पाई कि वह कौन से जज्बात थे जिनके मोह में पड़कर मैं अजीत के प्रेम में बंधती चली, और इस बारे में मैंने अपने माता पिता को भी बता दिया। दोनों पक्ष हमारे रिश्ते के लिए राजी थे। तय हुआ, अभी मंगनी कर देते हैं, फिर जब दोनों अपना करियर बना लेंगे तो शादी कर देंगे। हम दोनों को तो जैसे खुली छूट मिल गई। अब हम बेझिझक एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। कभी साथ घूमते, कभी लंबी बातें करते और अपने आने वाले समय को पकड़ने की कोशिश करते। एक दिन मैं और अजीत मूवी देखकर लौट रहे थे। रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। हॉस्टल का गेट 10 बजे बंद हो जाता था। हमारे पास आधे घंटे का समय शेष था। हम वहीं हॉस्टल के गेट के पास खड़े होकर बातें करने लगे। बेख्याली में इधर उधर की बेमतलब की बातें, जैसे समय को कुछ देर के लिए पकड़ लेना चाहते हो। हम दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक से जाने कहां से एक बाइक आई और उस पर बैठे किसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर कोई तरल सा फेंका। असहनीय जलन उठी। मैंने घबराकर दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। जलन इतनी तेज थी कि मैं चीख भी नहीं पा रही थी, और जब मैंने अपनी हथेली हटाई, उन पर मेरी त्वचा के जले हुए अंश चिपके थे। मैं घबराकर बेहोश हो गई। आगे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मैं कितने दिनों तक अस्पताल में रही, मुझे वहां कौन लेकर गया, कुछ भी पता नहीं था। बस इतना जानती हूँ कि किसी ने मुझ पर तेजाब फेंका था, लेकिन वे लोग कौन थे यह आज तक नहीं जान पाई। अस्पताल में होश आने के बाद जैसे मेरी जिंदगी मेरी अपनी नहीं रह गई थी। पत्रकार, मीडिया, पुलिस, समाज सेवी और नाते रिश्तेदार, हर कोई मुझसे सवाल पूछ रहा था। मैं बार बार अपनी ही कहानी दोहराते दोहराते थक गई थी। हर किसी के मन में जो आया वह कहता गया। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें मेरे दर्द से ज्यादा अपनी अटकलों पर ज्यादा विश्वास था। बिखर तब और ज्यादा गई थी जब अजीत ने मेरे चरित्र पर दाग लगाकर मुझसे ही किनारा कर लिया। 3 साल गुजर गए। सर्जरी पर सर्जरी होती गई। जमा पूंजी सब चूक गई। मुझे मेरा चेहरा वापस नहीं मिला। बचपन में माँ मुझे चांद का टुकड़ा कहती थी और उसी चांद को ग्रहण लग गया। कहते हैं यदि बच्चे को नजर लग जाए तो माँ ही सबसे पहले उसकी नजर उतारती है। उस दिन माँ ने भी यही किया। माँ ने मुझे जोरदार लताड़ लगाई। सारा, क्या सोचा है? तुम्हें कब तक इस बिस्तर पर पड़ी रहोगी? जिंदगी एक ही बार मिली है, उसे अपना चेहरा खोने के मामत में कब तक जाया करोगी? अपने लिए कुछ ठोस कदम भी उठाओगी या यूं ही इंतजार में बैठी रहोगी? कब तक असको को अपना साथी बनाना है? पर माँ, तुम कोई पहली या आखिरी स्त्री नहीं हो जिसके साथ गलत घटा हो। इस समाज में जब तक कानून पैसे वालों के हाथों में रहेगा, न्याय खिलौना ही बना रहेगा। पत्रकार, मीडिया, स्वयंसेवी सब अपना उल्लू सीधा कर चुके हैं। उन्हें अब तुमसे कोई सरोकार नहीं रह गया है, और अब तुम्हें भी उनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, समाज से नहीं, अपने आप से।
अपने डर से, अपने दर्द से और उस कामचोरी से जो तुम्हें हर पल तोड़ती रहती हैं। मैं माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन मेरा सारा दर्द बह गया। माँ की बातों से मुझे हौसला मिला। अब आईपीएस की वर्दी तो मिलने से रही, मगर कुछ करना था, ऐसा कुछ जिसमें मेरी अपनी जमीन हो और उस पर मेरे पैर टिके हो। बचपन में ही कार्ड खेलने का शौक था। अक्सर पापा को हरा देती थी। इन्हीं कार्ड्स को ही मैंने अपना जुनून बना लिया। मैंने टैरो कार्ड्स की पढ़ाई शुरू की और उसकी बारीकियों को समझने लगी और मैंने महारत हासिल कर ली। दूसरी विधाओं में भी हाथ जमाया। धीरे धीरे ज्योतिष शास्त्र मेरे लिए जीने का सहारा बन गया। मैं लोगों के भविष्य नहीं, उनके वर्तमान को समझने लगी। उनके डर, उनके दर्द, उनके उलझे हुए सवाल और उनकी तमाम तरह की आशंकाएं। शुरुआत में कुछ ही लोग आते थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों को मुझ पर भरोसा होने लगा, मेरे पास आने वालों की संख्या बढ़ती गई। लोग कहते, आपसे बात करके सुकून मिलता है और शायद यही मेरी सबसे बड़ा हासिलात है। मैंने महसूस किया कि मैं अकेली नहीं हूँ। इस दुनिया में न जाने कितनी सारा और हैं जो अपने दर्द को साथ जी रही हैं। भले उनका दर्द अलग तरह का हो, बस फर्क इतना है कि किसी के जख्म दिखाई देते हैं और किसी के छिपे रहते हैं। अब तक धैर्य से सुन रही सुधा ने आखिरी सवाल किया, मैम, क्या आपका चेहरा आपकी कामयाबी में बाधक बना? मेरा चेहरा इतना डरावना है कि मुझे कचरा फेंकने के लिए भी रात के अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है, मगर मैंने अपने जीवन के अंधेरे पर विजय पा ली है। मैं अपने चेहरे का तो कुछ नहीं कर सकती, बस जो मेरे पास है उसे संभाल सकती हूँ। कोई भी डगर नामुमकिन नहीं, यह मेरी माँ ने बताया है, और राह की ठोकरों से कैसे बचना है, यह मेरी परिस्थितियों ने सिखाया है। सुधा ने रिकॉर्ड बंद किया। दर्द का सफर थम गया था, पर संघर्ष अब भी जारी था। उसने सारा को एक बार देखने की इच्छा जाहिर की। वह कुछ क्षणों तक सारा को देखती रही। अब वहां न विकृति थी, न डर। सारा अब किसी कहानी का किरदार नहीं रही, वह स्वयं एक उत्तर बन चुकी थी उन तमाम सवालों का जो समाज कभी पूछ नहीं पाया था।